डीन रायचंद के ऑफिस में मिहिर ने जब 3 days डिटेंशन ये वर्ड सुना, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने डीन रायचंद से सवाल करते हुए कहा, 3 days डिटेंशन, ये क्या है? साफ साफ बताइए कि मुझे क्या करना होगा। मिहिर के इस सवाल को सुनकर डीन रायचंद उसकी तरफ बहुत ही शार्प नजरों से देखने लगे। उन्होंने अपने इस बिगड़े हुए बेटे के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं खुद तो तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि ये हमारे घर की बात नहीं, RRSV जैसे बड़े कॉलेज की बात है। इस शहर में सब मुझे सिर्फ और सिर्फ इस कॉलेज की वजह से ही जानते हैं। इसलिए कॉलेज की ट्रस्टीज की कमेटी डिसाइड करेगी कि तुम्हें क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। मंडे को ये मीटिंग होगी, तब तक 3 दिन है तुम्हारे पास। सो 3 days डिटेंशन के बाद देखते हैं कि तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स के इस शरारत का क्या अंजाम होता है। मायरा को अभी से इस सब के बारे में सोचकर डर लग रहा था। उसने मिहिर की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, इस बार रायचंद अंकल बहुत ही गुस्से में है। पता नहीं कि मिहिर इस सब को कैसे फेस करता है। 3 days डिटेंशन, आई विश कि ये सब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मिहिर ने जब अपने पापा की कही ये बात सुनी, उसका मुंह बन गया। इस 3 days डिटेंशन के बारे में सोचते हुए उसने मन में कहा, अब ये क्या बकवास है, इन्हें पैसे से मतलब होना चाहिए। ये टाइम पास करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिहिर ने अपने पापा की इस बात को मना करने का मन बना लिया था, लेकिन अचानक किसी ख्याल से उसका ओपिनियन बदल गया। नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि पापा सोचे कि मैंने हार मान ली है। वैसे भी उन्हें उस ईशान से कुछ ज्यादा ही लगाव है। मैं एक बार फिर से एक नए मामले में कंपैरिजन नहीं होने देना चाहता, और ये सिर्फ 3 दिनों की ही बात है। मैं ये जरूर करूंगा। इस थॉट के साथ मिहिर के चेहरे पर अब एक तरफ की डिटर्मिनेशन नजर आने लगी। उसने डीन रायचंद की आंखों में देखते हुए कहा, ओके, मैं इस 3 days डिटेंशन को एक्सेप्ट करता हूं। अपनी बात कहने के बाद मिहिर डीन रायचंद के ऑफिस से बाहर निकल गया। मायरा भी मिहिर को फॉलो करने लगी। 3 days डिटेंशन उसके लिए कितना मुश्किल हो सकता था, इस बारे में सोचते हुए मिहिर कैफेटेरिया में आ पहुंचा। उसने देखा कि प्रखर अभी भी अपनी जगह पर बैठे कुछ सोच रहा था। जब प्रखर ने उन दोनों को आते हुए देखा, वो खड़ा हो गया। भाई, क्या हुआ? डीन सर ने क्या कहा? प्रखर ने अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए वरीड होते हुए कहा। इससे पहले कि मिहिर कुछ कह पाता, प्रखर ने फिर उससे सवाल करना शुरू किया। डीन सर बहुत गुस्से में थे क्या? कहीं तुम्हारी उनके साथ फिर से कोई बहस तो नहीं हुई? और स्टैचू के बारे में क्या करने का डिसाइड हुआ है? प्रखर के इतने सारे सवाल सुनकर मिहिर इरिटेट हो गया। उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए उसे शांत रहने को कहा और जाकर एक चेयर पर बैठ गया। उसने अपने लिए एक कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया। अब प्रखर का पेशेंस खत्म हो रहा था। वो आकर मिहिर के सामने बैठ गया और बड़ी बड़ी आंखों से मिहिर को देखने लगा। मायरा भी उनके साथ बैठ गई। मिहिर ने एक लंबी सांस ली और प्रखर को 3 days डिटेंशन के बारे में बता दिया। ये सब सुनकर प्रखर को बहुत ही गिल्टी फील होने लगा। उसने मिहिर से कहा, सॉरी यार, ये सब कुछ मेरी बेवकूफी की वजह से हो रहा है, लेकिन तू टेंशन मत ले। मैं इन 3 दिनों में जितना हो सके इस गलती को ठीक करने की कोशिश करूंगा।
अपने लिए प्रखर की इतनी फिक्र देखकर मिहिर मुस्कुराने लगा। मायरा ने जब मिहिर के चेहरे पर स्माइल देखी, वो कंफ्यूज हो गई। उसने मिहिर से कहा, मिहिर, क्या मैं रायचंद अंकल से बात करूं या फिर मैं अपनी मॉम से बात करती हूँ? वो भी तो हमारे कॉलेज की ट्रस्टी हैं। ये 3 days डिटेंशन बहुत टफ होने वाला है और कॉलेज में बाकी सब इसके बारे में बहुत गॉसिप करेंगे। नो, इस पनिशमेंट का कैंसिल होना बहुत जरूरी है। मायरा के इतने सीरियस रिएक्शन को देखकर मिहिर ने उसे रोका। मिहिर बोला, रुक जाओ, मेरे लिए फिक्रमंद हो ये दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इस मैटर में इसलिए तुम्हारी हेल्प की क्योंकि ये मेरी पार्टी थी। जस्ट बिकॉज मैं तुम्हारे साथ पापा से मिलने गया था, हमारे बीच में सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता। सो तुम मेरे मामलों में इंटरफेयर ना ही करो तो बेहतर है। मिहिर ने अपनी बातें बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में कही थी, जिन्हें सुनकर मायरा को थोड़ा एम्बैरेस्ड फील होने लगा। मिहिर ने टॉपिक चेंज करते हुए प्रखर से सवाल किया, हम दोनों की गर्लफ्रेंड्स कहाँ हैं? मिहिर के इस सवाल पर प्रखर ने ज्यादा नहीं सोचा और जवाब दे दिया, काव्या और मिस ब्यूटी वॉशरूम गए हैं, बस आते ही होंगे। लेकिन अपने आखिरी वर्ड्स कहने के बाद प्रखर का मुंह बन गया। उसने अपनी बात को करेक्ट करते हुए कहा, काव्या मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। एक तो पता नहीं उस विस्की में ऐसा क्या था कि मैं काव्या को प्रपोज ही कर बैठा। जब मायरा ने देखा कि मिहिर और प्रखर उसे अवॉइड करके अपनी ही बातों में लगे हुए थे, वो वहां से चली गई। गर्ल्स वॉशरूम में मुक्ता ने जब उन लड़कियों की कही बातें सुनी, उसके दिमाग में एक ही वक्त पर कई सारे सवाल थे। उसने बाथरूम से बाहर आते हुए अपने आप से ही सवाल किया, क्या मायरा मिहिर की एक्स गर्लफ्रेंड है? मुक्ता के पास तो उस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो जानती थी कि उसके सवाल का जवाब कौन दे सकता था। मुक्ता ने दूसरे बाथरूम के दरवाजे को नॉक किया और बोली, काव्या, काव्या, जल्दी बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मुक्ता की आवाज में जो क्यूरियोसिटी झलक रही थी, उसे सुनकर काव्या थोड़ी सी घबरा गई। ये लड़कियां वॉशरूम में आने के बाद भी अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखती हैं? अब मैं मुक्ता से क्या कहूं? मुझे लगता है कि आज तो इसे सब सच सच बताना ही पड़ेगा, लेकिन बेहतर होता कि मिहिर खुद इस सब के बारे में उसे बताए। थोड़ी देर तक इस उलझन में सोचने के बाद काव्या किसी नतीजे पर पहुंची। उसने बाथरूम के अंदर से ही मुक्ता से कहा, मुक्ता, तुम तो मुझे जानती ही हो, मैं इन सब गॉसिप्स में इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ, इसलिए इसी कॉलेज में होने के बाद भी मुझे कुछ नहीं पता। तुम इन लड़कियों की बातों पर ध्यान मत दो, वो तो ऐसे ही बकवास कर रही थी। काव्या की बातें सुनने के बाद मुक्ता के लिए ये बताना मुश्किल बात नहीं थी कि काव्या उसे सच बताना ही नहीं चाहती थी। मुक्ता ने एक गहरी सांस ली और काव्या से कहा, ठीक है, तुम मुझे कुछ मत बताओ, मैं अभी जाकर मिहिर से ही पूछ लेती हूँ। ये कहने के बाद काव्या कुछ कहे बिना बाथरूम के बाहर आ गई। उसने मुक्ता को अश्योर करते हुए कहा, इन रैंडम लड़कियों की बातें सुनकर तुम अपने और मिहिर के बीच में प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करो। वो लड़कियां मिहिर के बारे में जानती ही क्या है। ट्रस्ट मी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मुक्ता ने जब काव्या की कही इन बातों को सुना, वो खामोश हो गई। उसे काव्या की बात लॉजिकल लग रही थी। इस बारे में सोचते हुए मुक्ता ने मन ही मन में कहा, हाँ, मैं उन लड़कियों का नाम भी नहीं जानती और मिहिर उसके जैसा परफेक्ट बॉयफ्रेंड तो किसी के भी पास नहीं होगा। मुझे ऐसी फालतू की बातों को
मेरे रिलेशनशिप के बीच में नहीं लाना चाहिए। मुक्ता ने फिर एक फ्रेश स्माइल के साथ काव्या को देखा और बोली, चलो, मिहिर और मायरा डीन सर से मिलकर आ गए होंगे, हम कैफेटेरिया वापस चलते हैं। मुक्ता ने जिस तरह उन लड़कियों की बातों को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया था, उसे देखकर काव्या की सांस में सांस आई और वो मुक्ता के साथ कैफेटेरिया में जाने लगी। थोड़ी ही देर में जैसे ही मिहिर ने देखा कि मुक्ता अंदर आ रही थी, वो उसे देखते ही रह गया। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? जब भी मैं मुक्ता को देखता हूँ, मेरे सारे प्रॉब्लम्स इजी लगने लगते हैं। पता नहीं मुझे इतनी कमाल की गर्लफ्रेंड कहाँ से मिल गई। मिहिर की इस बात को सुनकर प्रखर उसे टीज करने लगा। हाँ भाई, अब तो तुम 3 days डिटेंशन भी भूल गए होगे। जब तक प्रखर ने अपने आखिरी शब्द कहे, मुक्ता और काव्या वहां आ गए। मुक्ता को देखकर मिहिर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बैठने को कहा। बेबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये कहते हुए उसने मुक्ता के कंधे पर अपना सर रख दिया। ये देखकर मुक्ता को बहुत अलग सा लगा। उसने दिल ही दिल में कहा, क्या ये वही मिहिर है जो थोड़ी देर पहले मायरा के मुझे टोंट करने पर खामोश था? क्या ये वही मिहिर है जो उसके पापा के बारे में पूछने पर मुझसे गुस्सा हो गया था? मिहिर एक्चुअली एक छोटे बच्चे जैसा है। काव्या सही कह रही थी। लोगों के कुछ भी कहने से मुझे मेरे और मिहिर के रिलेशनशिप को खतरे में नहीं डालना चाहिए। बहुत देर तक मुक्ता के साथ बात करने के बाद भी मिहिर ने उसे 3 days डिटेंशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उसके थोड़ी देर के बाद मिहिर को कुछ काम याद आया और कैफेटेरिया से बाहर चला गया। मुक्ता ने मिहिर के जाते ही प्रखर से सब कुछ पूछ लिया। काव्या और मुक्ता को प्रखर से 3 days डिटेंशन का पता चला। वो दोनों मिहिर के लिए वरीड हो गए। मुक्ता ने प्रखर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्रखर, क्या तुम प्लीज ये पता कर सकते हो कि क्या हम उस मोनालिसा के स्टैचू को ठीक कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या एक्सपेंस आ सकता है? इससे पहले कि प्रखर उसे कोई जवाब दे पाता, उन सब ने कुछ सुना। बेबी, ये मेरी प्रॉब्लम है। आई विल हैंडल इट। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अचानक से मिहिर की आवाज सुनकर वो तीनों भी दंग रह गए। पहले तो मुक्ता मिहिर को समझाना चाहती थी, लेकिन फिर मुक्ता ने उसे बताते हुए कहा, मिहिर, ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सब की प्रॉब्लम है और हम सब मिलकर इसे सॉल्व करेंगे। अब इधर उधर की बातें छोड़ो और मुझे बताओ कि उस स्टैचू को ठीक करने के लिए हमें कितने पैसे लग सकते हैं। मिहिर पहली बार मुक्ता को इतना श्योर और कॉन्फिडेंट देख रहा था। मुक्ता की बात पर काव्या और प्रखर ने भी हामी भर दी। बहुत इंसिस्ट करने के बाद मिहिर ने उन्हें बताते हुए कहा, मैंने कई सारे आर्टिस्ट से बात की है। मोनालिसा का वो स्टैचू बहुत ही प्रेशियस मार्बल से बना हुआ है, इसलिए उनका कहना है कि हमें उस स्टैचू को ठीक करने के लिए कम से कम 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए लग सकते हैं। मिहिर की कही इस बात को सुनकर सभी एक पल के लिए दंग रह गए। 1 लाख का अमाउंट उन जैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा था। जब सभी इस ख्याल में खोए हुए थे कि वो इतनी बड़ी रकम कैसे जुटा पाएंगे, उन्होंने किसी की आवाज सुनी। हम 5 लोग हैं। अगर सब 20,000 कंट्रीब्यूट कर पाएं, तो हम 3 दिन के बाद रायचंद अंकल को पूरा अमाउंट देकर ये मैटर खत्म कर सकते हैं। जब मुक्ता और बाकी सब ने देखा
कि मायरा क्या कह रही थी, वो भी यही सोचने लगे। हे, आइडिया बुरा नहीं है, काव्या ने कहा। हाँ भाई, हम सब मिलकर करेंगे तो ये 3 days डिटेंशन भी हमें कोई ज्यादा बड़ी पनिशमेंट नहीं दे पाएगा। सबके ओपिनियन सुनने के बाद मिहिर ने एक बार मुक्ता की तरफ देखा। मुक्ता भी सबसे अग्री करती थी, तो इसलिए उसने हाँ में अपना सर हिला दिया। अब जब मुक्ता ने भी उस आइडिया पर हामी भर दी थी, मिहिर ने फाइनली अग्री कर लिया। कॉलेज से घर जाते हुए मुक्ता अपने चेहरे पर हमेशा की तरह मेकअप अप्लाई करने लगी। अपने चेहरे पर वो दाग धब्बे और पिंपल्स बनाते हुए मुक्ता के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, मिहिर की हेल्प करने के लिए 20,000 का इंतजाम कैसे करें। एकदम से मुक्ता को कुछ याद आया और उसने अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में शर्मा अंकल का नंबर सर्च किया। वैसे तो मैं घर के अलावा और कहीं अपने पुराने रूप में आना नहीं चाहती, लेकिन मेरे पास वापस से अंजलि बनने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मुक्ता ने शर्मा अंकल से कॉल कनेक्ट किया। 1-2 रिंग्स बजने के बाद फोन के दूसरी तरफ से एक खुश मिजाज आवाज सुनाई पड़ी। अरे अंजलि, बहुत दिनों के बाद कॉल किया, कैसी हो? शर्मा अंकल आगरा के फेमस टूरिस्ट कंपनी के मालिक थे। मुक्ता हर समर वेकेशन और दिवाली के ब्रेक में उनकी टूरिस्ट कंपनी में टूर गाइड का काम करती थी। जब से मुक्ता के साथ किस वाला हादसा हुआ था और वो अगली अंजलि से ब्यूटीफुल मुक्ता बनी थी, उसने टूर गाइड का काम करना बंद कर दिया था। पिछले समर्स में उसने इतने पैसे कमा लिए थे कि इस सेमेस्टर की फीस और खर्चे के लिए काफी थे। लेकिन जब उसे पता चला कि 3 दिन में 20,000 जमा करने हैं, तो मुक्ता के दिमाग में बस शर्मा अंकल का ही ख्याल आया। मैं अच्छी हूँ अंकल, आप बताइए आजकल टूर्स कैसे चल रहे हैं? मुक्ता ने ये कॉल बस इसी उम्मीद से की थी कि 2-3 दिनों के लिए उसे थोड़ा काम मिल जाए। शर्मा अंकल को ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि उनकी फेवरेट टूर गाइड अंजलि को पैसों की जरूरत थी। उन्होंने कहा, चल रहे हैं अंजलि बेटा, अगर थोड़ा वक्त मिले तो आज 6 बजे ताजमहल के पास का एक टूर संभाल लोगी? मेरे 1-2 टूर गाइड्स आज छुट्टी पर हैं। मुक्ता ने जैसे ही ये सुना तुरंत हामी भर दी। काम मिलने से मुक्ता बहुत एक्साइटेड फील कर रही थी। घर जाकर मुक्ता ने अपनी माँ रेनू को 1-2 दिन काम होने का बताया। रेनू ने भी उनकी प्यारी मुक्कू को मना नहीं किया। मुक्ता फ्रेश हो गई और फिर से अपने मुंह पर दाग धब्बे बना दिए और एक बड़ा सा चश्मा लगाकर मुक्तांजलि की अंजलि बन गई और जल्दी से ताजमहल पहुंच गई। अपने सामने दिख रहे उस खूबसूरत मंजर को देखकर मुक्ता के दिल में एक अलग तरह की खुशी थी, एक अपनापन सा था। ताजमहल को देखते हुए मुक्ता ने मन ही मन में कहा, इस ताजमहल को देखना मुझे हमेशा से ही बहुत पसंद है। ये रोज देख सकूं, इसीलिए तो मैंने टूर गाइड का काम शुरू किया था। चलो अच्छा है, इस 3 days डिटेंशन की वजह से मैं वापस यहाँ आ गई हूँ। मुक्ता ने वक्त देखा तो 6 बजने के लिए 15 मिनट ही बाकी थे। उसने शर्मा अंकल को कॉल करके अपने आने की खबर दी। जैसे ही मुक्ता ने कॉल रखा, उसकी नजरें किसी पर पड़ी। जाना पहचाना सा वो चेहरा देखकर मुक्ता की आंखें खुली की खुली ही रह गई। उसने घबराते हुए अपने आप से ही कहा, ये यहाँ क्या कर रहा है? मुक्ता ने जिसे देखा वो कौन था? क्या मुक्ता का राज बाहर आने वाला था? 3 days डिटेंशन के बाद क्या मिहिर और उसके दोस्त पनिशमेंट से बच पाएंगे?
जानने के लिए सुनते रहिए परम सुंदरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।